हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 12 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस वर्ष के अनुसार जो भी आने जैसी चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट की है। तो अब आज हम पढ़ेंगे। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक बात आपको बतानी थी कि चैप्टर 12 में टोटल 4 या 5 वीडियोस बनी हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर बहुत छोटा है। उसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक वाला पोर्शन था उसकी मैंने लगभग 19 वीडियोस बनाई हैं। तो 19 और 4 इतनी सारी वीडियो मिलाकर आपका चैप्टर 12 फिनिश होगा। मतलब जो बेसिक वाला पार्ट है, वो जो पार्ट है वो आपकी किताब में वो शॉर्टकट में दिया है, लेकिन मैंने उसको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाया है ताकि वो 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के बच्चों के काम में आ सके। पर स्पेशली 11वीं कक्षा के बच्चों के तो वो कोर्स में भी है, इसलिए हमको वो चैप्टर पूरा प्रॉपरली तैयार करना है। और आज हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, है ना। तो शुरुआत करेंगे। वैसे मैंने जो बेसिक पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये आसान लगेगा आपको, चैप्टर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर 13 है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सुन लेते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका हाइड्रोजन और दूसरा होता है कार्बन। यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, याद आया। एक होता है एलिफेटिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक को 3 भागों में डिवाइड किया है आपकी किताब में। हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है, ये चैप्टर मुख्य रूप से इसी पर बेस्ड है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। वैसे आपका हो गया, आपने तो शुरुआत में 4 भाग बताए थे। हाँ, एक एल्किल भी था जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस किताब में मुख्य रूप से 3 तरह के एलिफेटिक यौगिक बताए गए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम एरीन भी कहते हैं। और ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? चक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पार्ट 12 में, है ना। और चक्रीय होता है और सबसे सरलतम जो इसका यौगिक है वो ये है C6H6, जिसका नाम सभी जानते हैं कि इसको हम बेंजीन के नाम से पहचानते हैं। एल्केन्स जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन्स का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्केन के नाम के अंत में N अनुलग्न लगाते हैं, एल्कीन के नाम के अंत में इन अनुलग्न लगाया जाता है और एल्काइंस के नाम के अंत में आइन अनुलग्न लगाते हैं। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले आता है मेथेन, एथेन, याद आया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसमें एथिलीन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बहुत पॉपुलर सूत्र है ये। एथिलीन बनाने की विधि भी है हमको। और इसी तरह से इसमें एक यौगिक है एसिटिलीन। मतलब हमें मेथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन, इन चारों के रासायनिक गुण और भौतिक गुणों का भी इस चैप्टर में अध्ययन करना है। और हाइड्रोकार्बन का यदि हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग देखें तो जितने भी हम लोग पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ ये क्या होते हैं? पेट्रोलियम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, पेट्रो और ओलियम, है ना। पेट्रोलियम, तो पेट्रो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, है ना, या कच्चा तेल। पेट्रोलियम वास्तव में होता है कच्चा तेल और इस कच्चे तेल में असंख्य हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, जैसे मेथेन, एथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन। इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। उनमें से फिर हम एक प्रभाजी आसवन जो प्रक्रिया होती है उसी की तरह प्रभाजक स्तंभ जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके द्वारा हम अलग अलग तरह के पदार्थ इसमें से निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, इसके अलावा कैरोसिन और जितने भी ये जो गैसेस हैं, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब कुछ हमारे गैसेस जो होते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन से, और इनका इस्तेमाल हम किस काम में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा LPG और CNG, फुल फॉर्म तो 8th क्लास के बच्चे को भी याद है, तो आपको भी पता ही होगा कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरल
पेट्रोलियम गैस। और आजकल एक नया शब्द यूज करते हैं LNG, है ना, लिक्विड नेचुरल गैस भी इसको कहा जाता है। तो ये सबके फुल फॉर्म याद रखना। और ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं और हम इनका अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के रूप में स्पेशली ये यूज़ किए जाते हैं। और मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ करते हो, डीजल का इस्तेमाल किस काम में करते हैं, कैरोसिन का यूज़ हम किस काम में करते हैं, LPG CNG भी आप लोग जानते ही हैं। तो सोचिए कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये एक प्रकार से ईंधन होते हैं और इन ईंधनों का इस्तेमाल हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यों में करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। अब सबसे पहले शुरुआत की जाती है एल्केन से। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं जो हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि हाइड्रोकार्बन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें कार्बन की संयोजकता उसको भी ज़रूर जानना होगा। तो मैं रिपीट पढ़ा रही हूँ ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, यानी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन चतुष्संयोजी यौगिक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और जो आपका हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सह संयोजक बंध बनाता है, साझेदारी करता है और अपनी चतुष्संयोजकता को कंप्लीट करता है। ये देखो, ये कार्बन और कार्बन के साथ कौन है, ये 4 हाइड्रोजन। तो इस तरह से इनकी संयोजकता कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपकी किताब में जिस तरह से दिए हुए हैं, एल्केन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, एल्केन्स पढ़ेंगे आज हम लोग। एल्केन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग उसे हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन था। हमारा हेडिंग होगा एल्केन। एक बार फिर से जान लो कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके नाम के अंत में n लगाते हैं और इसकी खासियत कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि इसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला जो इसका सदस्य है CH4 मीथेन, है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये मीथेन जो होता है इसको मार्श गैस भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में कोयले की खदानों के आसपास पाई जाती है, मार्शी एरिया में पाई जाती है, इसलिए इसको मार्श गैस कहते हैं। इसके अलावा मीथेन के आगे यदि हम बढ़ते हैं तो एथेन आता है जिसका सूत्र होता है C2H6। और आपकी बुक में बताया कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 2। तो ये देखो 2 कार्बन लिख दिए, संयोजकता पूरी कर दो, है ना। और फिर सब तरफ क्या लगा देते हैं अपन, हाइड्रोजन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बहुत आसान लग रहा होगा ना हमको, ये इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि हम लोगों ने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये सारी बातें फटाफट आपके दिमाग में जा रही होगी, है ना। तो ऐसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे एग्जांपल्स बताए गए हैं इसमें कि किस तरह से प्रोपेन के बाद इसके बाद में बनता है प्रोपेन। एक एग्जाम्पल और देख लो, C3H8 कैसे बनाओगे इसको, C3H8 3 कार्बन है, 1 2 3, संयोजकता पूरी करो इसकी। ऐसे हमने संयोजकता पूरी की और आसपास क्या लगा देंगे हम इनमें, हाइड्रोजन परमाणु, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH3, ये हो गया आपका प्रोपेन। ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसको हम लोग नॉर्मल प्रोपेन भी कहते हैं। मुझे लगता है कि ये हिस्सा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। अब इसमें एक और, अब इसके अंदर एक टॉपिक और है समावयवता वाला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है C5H12, इसको कहते हैं हम पेंटेन। हम इस पेंटेन के कितने समावयवी बना सकते हैं, है ना। हम लोगों ने समावयवता वाला पोर्शन पढ़ा है ना, आप इसके कितने समावयवी बना सकते हो। तो देखिए, वैसे ये मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, पर चूंकि आपकी किताब के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए देखो कैसे बनाएंगे। C5H12 है तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन क्रम से लिख दो, संयोजकता पूरी करना सबको आती है ना। तो CH3 CH2 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 CH3 हो गए, C 5 बार और H 12 बार कंप्लीट हो चुके हैं। इसका नाम होता है नॉर्मल पेंटेन, है ना। क्या नाम है इसका, नॉर्मल पेंटेन। अब दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, 5 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 और 5वें को हम यहाँ लगा देंगे। सभी जानते हैं यहाँ कॉर्नर पे लगाएंगे तो वो लंबी श्रृंखला के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे CH3
CH2 CH CH3 CH3। इसका नाम मैं फटाफट बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, इसलिए इसका डायरेक्टली मैं आपको नाम बिना समझाए लिख रही हूँ। 2-मेथिल ब्यूटेन, है ना। 2-मेथिल ब्यूटेन कैसे, पता ही है हमको कि लंबी श्रृंखला का चयन किया, ये आपकी मुख्य शाखा है, इसको 2 नंबर दिया, 2 पे जुड़ा है मेथिल तो 2-मेथिल ब्यूटेन। और एक और इसकी समानता कैसे हो सकती है कि हम 3 कार्बन क्रम से लिखें, है ना, ये चौथा कार्बन, ये 5वां। जरा देख लो सब में 5 हाइड्रोजन 12 हो रहे हैं, 3 6 9 12, है ना, हो गए कंप्लीट इस तरह से। अब इसको कंप्लीट करते हैं, इसकी संयोजकता CH3 सब तरफ लग जाएगा, तो 4 3 12 और 5 कार्बन है, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाता है, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि बिना समझाए कैसे नाम बनाते जा रही हूँ मैं, तो उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग पहले बेसिक वाला पोर्शन देखो, तो आपको ये बातें समझ में आएगी, है ना। हम अभी टाइम नहीं बिगाड़ेंगे फिर से वो सब कुछ चीज़ें रिपीट करके। तो इसको 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन कहते हैं, या फिर इसका एक स्पेशल नाम होता है नियोपेंटेन, इसको हम नियोपेंटेन भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारी समावयवता, है ना। इसके बाद में एक प्रैक्टिस करने के लिए दिया है उदाहरण नंबर 13.1, और क्या दिया है वो कि C6H14 के आप कितने समावयवी बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को इस पोर्शन को कंप्लीट करके बताना है ना। उसके अलावा एक और उदाहरण नंबर 13.2 दिया है कि C5H11 अणुसूत्र वाले एल्किल समूह के विभिन्न समावयवी बनाइए और साथ में OH ग्रुप भी लगाइए, उसके अंदर अल्कोहल भी लगाइए, और अल्कोहल लगाने के बाद आप उसके कितने समावयवी बना सकते हो। तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। क्या सूत्र दिया है उन्होंने, C5H11, देखो ये C5H12 था, H11 करके आपको एक उसमें OH भी ऐड करना है, तो आप इसके कितने यौगिक बना सकते हो, है ना। तो ये दोनों, ये वैसे पूरा आंसर किताब में दिया हुआ है, मैं चाहूँगी कि आप इसकी प्रैक्टिस स्वयं करें, खुद करके देखें, उसके बाद किताब में देखें। और इसके अलावा और IUPAC नाम 13.3, तो इतना पोर्शन हमको, ये जितने भी रिएक्शंस दी हुई हैं, उदाहरण दिए हैं, इतना हमको पहले कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इतना होमवर्क करके बताइए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।